रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेशंस को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। जब लास्ट टाइम ब्रीफ डिस्कशन हुई थी जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि जो जंप होता है ये हमारे पास दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इसकी जो होती है वो होती है अनकंडीशनल जंप, जिसमें हम सिंपल जे और आगे लेबल को ही लिख देते हैं, तो हमने उस लेबल पे जंप कर जाते हैं। ये इसका मीनिंग यही होता है कि बगैर किसी कंडीशन के हमने उस लेबल पे जंप कर जाना है। हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देनी है जहां पर वो लेबल हमारे पास बना होगा। और जो इसकी सेकंड टाइप होती है जंप की, वो होती है कंडीशनल जंप, और ये हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस तरह ब्रांच इक्वल टू, ब्रांच नॉट इक्वल, ब्रांच लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ब्रांच ग्रेटर देन ज़ीरो और ब्रांच लेस देन ज़ीरो। ये हमारे पास इसकी दूसरी टाइप्स होती हैं। अब एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं। जो पहली हमारे पास टाइप है ये है ब्रांच इक्वल टू। ये सिर्फ चेक करती है कि जो हमारे पास ये RS रजिस्टर है, इसमें जो वैल्यू पड़ी है क्या वो RT रजिस्टर की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। मतलब ये वाली वैल्यू RS और RT दोनों अगर इक्वल होंगी तो हमने इस लेवल पे जंप करना है। ये इसका आगे मीनिंग भी लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने जंप नहीं करना और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे अगर ये फुलफिल ना होगी कंडीशन तो। इसी तरह ब्रांच नॉट इक्वल, इन दोनों का नॉट इक्वल होना चेक करता है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल होंगे तो हमने लेवल पे जंप करना है। ब्रांच लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, RS को चेक करेगा क्या RS की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से लेस या उसके इक्वल तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये लेवल पे जंप कर जाएगा। इसी तरह ब्रांच ग्रेटर देन ज़ीरो, RS को ग्रेटर देन ज़ीरो होना चेक करेगा। अगर वो ज़ीरो से ग्रेटर देन होगा तो लेवल पे जंप कर जाएगा। ब्रांच लेस देन ज़ीरो होना चेक करेगा RS का। और इसी तरह ब्रांच ग्रेटर देन इक्वल्स ज़ीरो जो है वो RS को चेक करेगा कि क्या ये ग्रेटर देन है या नहीं ज़ीरो से, तब जंप करेगा लेवल पे, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अब हम थोड़ा सा कोड भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट इंस्ट्रक्शंस भी हैं। सेट इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, RD में वैल्यू को सेट करती है। अगर RS और RT की वैल्यू को कंपेयर करें हम, तो RS अगर RT से लेस हो, इसका काम है लेस देन होना चेक करना। अगर RS RT से लेस है तो RD को सेट कर दो, सेट मीनिंग 1 कर दो। अगर नहीं है तो RD में 0 पास कर दो। ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है आगे, ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है। अगर RS RT से लेस है तो RD में 1 सेट कर दो, अदरवाइज RD को 0 कर दो। सेट सिर्फ 0 या 1 करता है डेस्टिनेशन रजिस्टर को RS और RT के कंटेंट्स की बेसिस पे। इसी तरह सेट लेस देन अनसाइंड भी है। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह सेट लेस देन काम कर रहा था। इसकी वर्किंग में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये दोनों नंबर्स अनसाइंड होने चाहिए। अगर RS अनसाइंड है और RT भी अनसाइंड है तो हम ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, अदरवाइज सेट लेस देन सिंपल यूज करेंगे। इसी तरह सेट लेस देन इमीडिएट भी है। अगर हमारे पास कोई एक ऑपरेंड इमीडिएट नंबर आ जाता है, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो हम ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक इमीडिएट आता है और एक अनसाइंड आता है तो सेट लेस देन इमीडिएट अनसाइंड यूज करेंगे। बाकी वर्किंग इसकी सेम ही रहेगी। लेस देन होना चेक करेगा RS का, अगर वो लेस देन होगा सेकंड वाले ऑपरेंड से तो हमारे पास RT में 1 सेट हो जाएगा, अदरवाइज 0 रहेगा। इसी एक एग्जांपल देखते हैं। सेट लेस देन, हमने S0 में 1 पास कर दिया है और S1 में हमारे पास -1 पड़ा हुआ है। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है सेट लेस देन, ये अनसाइंड नहीं है, दोनों नंबर साइंड हैं। तो अगर साइंड है तो हमारे पास ये हेक्साडेसिमल में सारे डिजिट्स F पड़े होंगे और सिंपल जो 1 है वो तो 1 ही रहेगा। तो 1 को अगर हम कंपेयर करें इन सब F से तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन रहा है अगर ये साइंड नंबर हो तो।
सॉरी, अगर ये अनसाइंड नंबर हो तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। तो हमने सेट लेस देन अनसाइंड में क्या करेंगे, S0 हमारे पास 1 होगा और S1 हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होगा। तो S0 जो है ये S1 से लेस है क्या? पहले हम इसको चेक करते हैं। जो 1 है ये हमारे पास इस बहुत बड़े नंबर से तो छोटा ही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो T0 में क्या सेट हो जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है क्योंकि 1 इस बड़े नंबर से बहुत छोटा है और ये हमारे पास अनसाइंड हैं दोनों। अब देख लेते हैं, अगर हमारे पास S1 साइंड नंबर है तो अगर ये साइंड है तो हम इसको -1 कहेंगे। तो 1 लेस देन -1 है क्या? क्या पॉजिटिव 1 लेस देन -1 है? नहीं, -1 तो बड़ा नंबर है ही नहीं उससे, -1 तो छोटा है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और T0 में हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास -2 या -3 या इससे बड़ा या इससे छोटा कोई भी नंबर होता तो हमारे पास S0 लेस देन -1 होना था और T0 में 1 आना था। अब इस केस में हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी तो T0 में 0 आ जाएगा। ये जितनी भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब की डेफिनेशन में अभी आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या अगर हम सेट लेस देन से भी वही काम कर सकते हैं जो हम ब्रांच से कर सकते थे, क्योंकि ब्रांच भी कंपेयर कर रही होती है दो रजिस्टर्स की वैल्यूज को और फिर लेबल पे जंप करती है। लेकिन सेट लेस देन सिर्फ कंपैरिजन करके या सेट करती है डेस्टिनेशन रजिस्टर को या फिर उसको जीरो रहने देती है या जीरो पास कर देती है। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ब्रांच लेस देन $S0, $S1, लेबल। अगर हमारे पास S0 S1 से छोटा होगा तो हम लेबल पे जंप कर जाएंगे। इसका मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे S0 को S1 से। तो अगर हमने सेट लेस देन से यही काम करना हो तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे जैसा कि ये कर रहे हैं, और किसी और रजिस्टर में हम कोई वैल्यू सेट करवा देंगे या उसको ज़ीरो रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले सेट लेस देन से हमने इन दो को कंपेयर किया और फिर $AT में सेट कर दिया। मैं आपको फर्स्ट केस कहता हूँ कि S0 और S1 हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। S0 में मेरे पास 0 पड़ा हुआ है, S1 में मेरे पास 1 पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो 0 1 से तो लेस देन हुआ, इसका मतलब हम लेबल पे जंप कर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं, S0 अगर S1 से लेस है, S0 में 0 पड़ा है, S1 में 1 पड़ा है, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो AT में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, AT में 1 आ जाएगा। अब आपने याद रखना है कि AT में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है। अब मैं चेक कर रहा हूँ ब्रांच नॉट इक्वल। अगर AT 0 से नॉट इक्वल है, AT में क्या पड़ा था 1, तो $0 में 0 पड़ा होता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि $0 में 0 वैल्यू पड़ी होती है। तो 1 और 0 नॉट इक्वल हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही है और यही तो हम चेक कर रहे थे। अब ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो हमने लेबल पे जंप कर जाना है। इसका मतलब जो काम हम ब्रांच लेस देन से कर रहे थे वही काम हम सेट लेस देन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक और ब्रांच की इंस्ट्रक्शन भी यूज करनी पड़ेगी। इसी तरह ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये ब्रांच लेस देन इक्वल टू का रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया हुआ है हमने इसको। यहाँ पर हम S2 को चेक कर रहे हैं कि अगर ये S3 से लेस देन या इक्वल टू हो तो लेबल पे जंप कर जाओ। सपोज S2 में हमारे पास 10 पड़ा हुआ है, S3 में भी मेरे पास 10 पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं S3 और S2, क्या S3 और S2 में 10 अगर पड़ा हो तो 10 और 10, अभी मैं लेस देन होना चेक करता हूँ। अगर मेरे पास इसमें 10 है और S3 में मेरे पास 11 है तो 10 11 से तो लेस है ना, तो हम लेबल पे जंप कर जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ S3 में हमारे पास 11 है और S2 में मेरे पास 10 था। क्या 11 10 से लेस है? नहीं, 11 तो 10 से लेस नहीं है। तो मैं AT में क्या पास कर दूंगा, 0। AT में क्या आ जाएगा, 0, और 0 और 0 तो इक्वल है ना, तो इसका मतलब हम लेबल पे जंप कर देंगे और ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है हमारी इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ हो जाएगी। सेट को भी हम यूज़ कर लेंगे और ब्रांच को भी यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन का रिप्लेसमेंट आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा एक कोड की भी एग्जांपल ले लेते हैं।
ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए। कोड एग्जांपल लेते हैं। डाटा सेगमेंट बनाया मैंने, इसमें मैंने 5 वेरिएबल्स बना लिए। फर्स्ट वेरिएबल है स्ट्रिंग 1, इसको मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप रखी, नाम इसका है str1 और इसकी वैल्यू है एंटर फर्स्ट इंटीजर। इसी तरह सेकंड स्ट्रिंग बनाई है, फिर थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्ट्रिंग बनी हुई है। ये 5 स्ट्रिंग्स बना ली मैंने, इनको हम बाद में देखते हैं। टेक्स्ट सेगमेंट में आए, इसमें मैंने इमीडिएट लोड करवाया 4, v0 में 4 लोड करवाया। तो क्या समझ आ रही है अभी तक आपको कि हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाने लगे हैं। इसके बाद a0 में str1 लोड करवाया, तो इसका मतलब है हमने उस स्ट्रिंग का एड्रेस भी पास कर दिया कि किस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। str1 था एंटर फर्स्ट इंटीजर। उसके बाद से कॉल कर दिया कि भाई हमारा ये काम कर दो, जो स्ट्रिंग आपको प्रिंट करने का कहा है उसे प्रिंट कर दो। स्ट्रिंग क्या कह रही है, एंटर फर्स्ट इंटीजर। इसका मतलब आगे हम फर्स्ट इंटीजर को इनपुट ले रहे होंगे, तो इंटीजर को इनपुट लेना है तो v0 में क्या पास करेंगे, 5। फिर से स्क्रॉल कर देंगे, इंटीजर इनपुट आ जाएगा। जो इंटीजर इनपुट आएगा वो v0 में आएगा और v0 से हम उसको s0 में पास कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो सेव भी रहे। v0 तो बार बार हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको s0 में सेव कर लिया। इसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ str2, तो मैंने फिर वही वाली इंस्ट्रक्शन लिखी, सिर्फ str1 की जगह str2 लिख दिया। इसका मतलब मैं स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करवाऊंगा। उसी तरह मैंने एक और इंटीजर इनपुट लिया जैसे यहाँ पे लिया था। अब की बार मैं उसको s1 में पास कर रहा हूँ, s0 में पहले वाला पड़ा हुआ है, s1 में सेकंड वाला आ गया। अब मेरे पास 2 इंटीजर्स आ चुके हैं, मैंने इन दोनों को कंपेयर करना है। फर्स्ट में मैं चेक कर रहा हूँ s0 s1 के इक्वल तो नहीं, BEQ मतलब ब्रांच इक्वल टू। अगर मेरे पास दोनों इंटीजर्स जो इनपुट आए थे वो इक्वल हैं, तो इक्वल के लेवल पे चले जाओ। इक्वल का लेवल क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा है रिजल्ट 1 और उसके बाद टर्मिनेट कर रहा है प्रोग्राम को, मतलब इससे आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगी। रिजल्ट 1 में क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास रिजल्ट 1 का वेरिएबल है। ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू सेकंड इंटीजर। इसका मतलब इक्वल हमारे पास इक्वल होना प्रिंट कर रहा है, लेस होना, लेसर का लेबल ब्रांच लेस देन हम चेक करेंगे अगर, तो ये ब्रांच लेस देन का जो लेबल था ये हमारे पास लेस देन होना चेक करेगा। अगर हमारे पास S0 S1 से लेस हुआ, जो इनपुट लिए थे हमने 2 नंबर्स, तो लेसर के लेबल पे जाएगा। और लेसर का लेबल हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट 2 को प्रिंट करवा रहे हैं, एक स्ट्रिंग है। रिजल्ट 2 क्या कर रही है, बता रही है कि जो आपका फर्स्ट इंटीजर है वो लेस देन है सेकंड इंटीजर से। इसी तरह मैंने एक और ब्रांच यूज की हुई है। अगर इन दोनों ब्रांचेस हमारे पास ना रन हुई तो थर्ड ब्रांच चेक करेंगे, क्योंकि कोई एक काम तो हो रहा होगा, या दोनों इंटीजर्स इक्वल होंगे या एक दूसरे से लेस देन होगा या फिर एक दूसरे से ग्रेटर देन होगा। तो हमारे पास ये ग्रेटर वाला लेबल चलेगा और रिजल्ट 3 वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ये हमारे पास रिजल्ट 3 वाली स्ट्रिंग है जो क्या कर रही है, फर्स्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन सेकंड इंटीजर प्रिंट कर रही है। आई होप कि इस सारे कोड की समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। पहले असेंबल किया, असेंबल हो गया, उसके बाद अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर इनपुट ले रहा है। मैं इसको फर्स्ट इंटीजर 15 दे देता हूँ, सेकंड इंटीजर भी मैं 15 देता हूँ। तो इसने क्या प्रिंट किया, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू सेकंड इंटीजर। इसका मतलब इक्वल होना तो चेक हो गया। अब मैं दोबारा से असेंबल करूंगा, दोबारा रन करूंगा। अब मैं फर्स्ट इंटीजर देता हूँ 37, सेकंड इंटीजर दिया 48। इसका मतलब फर्स्ट इंटीजर इज लेस देन सेकंड इंटीजर। तो ये वाला भी चेक मेरे पास पास हो गया और ऐसा ही था, फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर से लेस देन था। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, असेंबल किया, रन किया, फर्स्ट इंटीजर दे दिया मैंने 78, सेकंड इंटीजर दे दिया -14,
फर्स्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन सेकंड इंटीजर। बिल्कुल ऐसा ही था, ये भी ठीक रन हो गया। आई होप कि इस कोड की और इसकी एग्जीक्यूशन की आपको समझ आ चुकी होगी। देखते हैं। आज का लेक्चर हमारा यही था, हमने ब्रांचेस डिस्कस करनी थी और सेट इंस्ट्रक्शन को देखना था। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।